नमस्कार। नेपाल में हो रहे उथल-पुथल के पीछे एक कहानी है। वो कहानी मैं 1982 से आपको बताता हूँ। 1982 में राजा की शासन था और वहाँ के लोग बहुत विश्वास करते थे। वहाँ पर भारतीय लोग व्यापार करते थे और वहाँ के ठेके भी भारतीयों के हाथ में था। यहाँ के लोगों को बाजी बोला करते थे। बाजी का मतलब ये है कि जैसे बाज आता है, झपट्टा मार के जाता है और उसके हाथ में कुछ नहीं होता, इसलिए इनसे थोड़ा सा परहेज करते थे भारतीयों से जो वहाँ पे थे। ये तो एक संक्षिप्त में उस पीरियड का है। लेकिन उस समय बीपी कोइराला थे उनके शासन में और जनता में काफ़ी विश्वास था। दो अंतर थे वहाँ। एक था मधेसी जिसे थारू जनजाति हैं और दूसरे जो हिल के थे गोरे और कालों का वहाँ झगड़ा होता था। मैं उस समय नेपाल के एक इरिगेशन प्रोजेक्ट को डैम के लिए गया हुआ था। वहाँ पे मैंने ये देखा, उद्घाटन के समय भी ये कहानी हुई कि जो थारू थे, जनजाति थी, उनको देख के चली गई। लेकिन शासन व्यवस्था बड़ी चुस्त और दुरुस्त थी। कोई सामान आपका कहीं भी रख दीजिए, कोई नहीं ले जा सकता। तो उनको डर था कि राजा जो है वो जेल में डाल देगा और जमानत नहीं होगी, छूटेंगे नहीं और जेल में ही मरना होगा। ये भय था, हाथ पैर का टूटने का भय था। बिल्कुल शासन बड़ा सख्त था और हिंदू राष्ट्र था। अब ये जो परिवर्तन हुआ, जो कहा जाए नेपाल का एक दुर्भाग्य शुरू हुआ 1986-87 का राजीव गांधी के पीरियड में। राजीव गांधी जी गए थे नेपाल पशुपतिनाथ दर्शन करने। सोनिया गांधी भी साथ में थी। मेन पुजारी ने उनको सोनिया गांधी को दर्शन करने से मना कर दिए कि इनको नहीं अंदर जाने देंगे। राजा से अप्रोच लगाए, राजा ने मना किया कि यहाँ पर जो पशुपतिनाथ है उस पर जो व्यवस्था है वो साउथ इंडिया के पुजारियों का है, मेरा इस पर कोई होल्ड नहीं है। इसके बाद से वो नाराज़गी उनके लिए बड़ी मांगी पड़ी। एक ब्लॉकेट भी आया उनके पीरियड में। लेकिन नरसिंहा राव एक सुलझे नेता थे जो वहाँ पर कोई इस तरीके का हस्तक्षेप नहीं चलता रहा ठीक ठाक। और एक समय आया जब मनमोहन की सरकार में फिर से बदले की भावना में वहाँ पर जब शासन व्यवस्था चेंज हो रही थी। यहाँ एक चीज़ आप सोचिए, शासन व्यवस्था चेंज करने वाले कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे और उस समय एक सरकार में जो भागीदारी चल रही थी वो थी नेशनल कांग्रेस। जो नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 बनी, जो चेंज होकर 1950 में नेशनल कांग्रेस बनी और बीपी कोइराला उसके फाउंडर थे। वो कांग्रेस एक तरीके से देखा जाए तो वामपंथी विचारधारा की नहीं थी। बाद में वो मध्य वामपंथी विचारधारा में आई जो इस समय है। लेकिन उससे पहले जो बीच में एक टर्न चला जिसमें कम्युनिस्ट विचारधारा की आप लोग पार्टियां देखेंगे, सब कम्युनिस्ट विचारधारा के वो पार्टियां पैदा हुई और वो उनको पोषित किया गया भारत के द्वारा। उस समय सरकार कांग्रेस की ही रही है। लेकिन समस्या ये रही कि वामपंथी विचारधारा को मधेशियों में और थारुओं में घुसेड़ा गया एक नक्सली के रूप में और वहाँ एक संगठन बनाकर इन लोगों ने राजशाही को चैलेंज किया। राजशाही चैलेंज हुई और उसके साथ क्या किया गया ये सबको पता है। और मनमोहन सरकार के समय में वो राजशाही का इन्हीं लोगों द्वारा पूरे परिवार का समाप्त कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया। और हुआ ये कि वहाँ पर एक पपेट सरकार बैठाई गई और उसके बाद फिर वहाँ प्रजातंत्र के नाम पे ये कम्युनिस्ट विचारधारा की, जिसमें प्रचंड जी, कोहली
ये सारे कई पार्टियां हैं वहाँ की, आप देखेंगे पार्टियों में बहुत सारी ऐसी हैं जो ये जो शर्मा जी हैं, ये हैं CPN UML के। CPN माओवादी हैं और ये पार्टियां हैं ये, और CPN एकीकृत समाजवादी, RSP NLP, बहुत सारी पार्टियां वहाँ हैं, लेकिन ये सब कम्युनिस्ट ही विचारधारा के हैं और कम्युनिस्ट ही उससे जुड़े हुए हैं। कुछ थोड़ा सा भारत के तरफ झुकाव है। नेशनल कांग्रेस का जो है भारत के साथ ज़्यादा संबंध है और चीन के साथ नहीं, लेकिन उस समय राजशाही की जो व्यवस्था थी वो चीन के साथ नहीं थी। भौगोलिक कारण भी उसके थे। भौगोलिक कारणों से आप देखेंगे उस समय कोई ज़्यादा इंटरफियर चाइना नहीं कर पाता था, लेकिन जब से ओली सरकार आई, इन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट किए चाइना से डेवलपमेंट के नाम पे, और चीन ने डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ इन्वेस्टमेंट किया और भारत के लिए एक सामरिक स्थान चाहता था, उसमें घुसपैठ करने में सफल रहा। लेकिन भारत की जो नेपाल के प्रति नीति थी वो बड़ी गड़बड़ हो गई, जिसका फल चाइना को मिला था। वो कांग्रेस के पीरियड में ज़्यादा हुआ था। लोग कहेंगे कि मोदी के पीरियड में ब्लॉकेट हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था? उसका कारण ये था, मदेशियों को, जो मदेशी लोग हैं, उनके अधिकारों में कमी करने की व्यवस्था की गई थी थोड़ी सी। उसका विरोध हुआ। भारत ने कहा नहीं, प्रजातंत्र हम चाहते हैं, लेकिन किसी के अधिकारों में कमी करके ये ठीक नहीं है। यही एक कारण था जो ब्लॉकेट हुआ था और ख़त्म हुआ, और उन्होंने माना उसे। लेकिन चीन की तरफ ओली सरकार का जो झुकाव है बहुत ज़्यादा हो गया। आप पहले देखेंगे वहाँ पे एक लेडी थी जो पूरा एकदम चाइना के ही उस पर चलती थी, सारा कुछ होता था। लेकिन चाइना ने जब उनकी सरकार के में ही नेपाल के काफ़ी जगहों पे अपने गांव बसा दिए, तब इनकी आंखें खुली और विरोध किया। आज ये शासन व्यवस्था 16 साल से करीब करीब लागू है, जिसमें 13 बार सरकार बदली हैं, गिरी हैं और अस्थिर सरकारें रही हैं। और साथ में एक मेजर चेंजेज आया है। वो चेंजेस देखिए, चीन तो व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपना हल चाहता था, भारत भौगोलिक स्थिति से, और एक सांस्कृतिक जो व्यवस्था है वहाँ की, हम भारत की हिंदुओं के हिसाब से मिलती जुलती हैं, सारी कुछ होते हैं, और उनके रिश्तेदारियाँ भी भारत में हैं, और भारत में वो नौकरी भी करते हैं, चाहे आर्मी हो या कहीं भी हो, वो नौकरी करते हैं। ये सब चीज़ें हैं, और राजनीतिक महत्व तो है ही, लेकिन एक अमेरिका भी है। अमेरिका इनको फंडिंग भी करता है, चीन भी करता है, अमेरिका करता है, और वो फंडिंग बंद करने के नाम पे इनको ब्लैकमेल भी करता है। ये फंडिंग जो है चीन अमेरिका ये जो करते हैं, उसके बदले कुछ न कुछ वसूली करते हैं। तो राजनीति शुरू हुई यहाँ, और उस राजनीति में घुसा कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान नेपाल में एक अपना अड्डा क्रिएट किया, अपना सिस्टम क्रिएट किया ISI के माध्यम से, कि भारत में घुसपैठ कैसे कराई जाए। वो घुसपैठ कराने का जो सिस्टम है आज भारत के बॉर्डरों पर व्याप्त है। आप देखेंगे मदरसों की भरमार है, आबादी का डेमोग्राफी बदल रही है भारत के बॉर्डर पर, नेपाल के भी। तो वो डेमोग्राफी जो बदली हुई है, यहाँ शुरू थी डीप स्टेट अमेरिका का, और वो भी पाकिस्तान के माध्यम से। पाकिस्तान अमेरिका शुरू से साथ रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने अब उस चालें चलनी शुरू की कि भारत को कैसे परेशान किया जाए। इस समय वो सरकार को अनरेस्ट करने की बात क्या किया है, जब देखा चाइना ने कि नेपाल में अमेरिकी जो मीडिया के सिस्टम हैं, जो साइटें हैं, उसको पब्लिक बहुत देख रही है, और वहाँ में एक विचार अलग उत्पन्न हो रहा है जो चाइना के विपरीत है।
और वहाँ के हिंदुओं के भी विपरीत है। लेकिन चाइना ने जब प्रेशराइज किया इस सरकार को तो इन्होंने बैन किया। अमेरिकी जितने वेबसाइट हैं उन सबको बंद किया, लेकिन चाइना की ओपन करके रखा। इससे साफ है कि उस पर प्रेशर था चाइना का और उसे बंद किया गया। अब देख वहाँ पे बड़ा चेंजेस आना शुरू हुआ, क्योंकि जो अमेरिकी साइट थी उस पे युवा को तैयार किया गया और उनको एक अधिकार, उसको जैसे आप बांग्लादेश में किया गया उसी तरीके से युवाओं के द्वारा परिवर्तन की एक बुनियाद रखी गई। और किसी की समझ में नहीं आया, वहाँ की सरकार, इंटेलिजेंस और किसी की समझ में नहीं आया। स्थिति ये हो गई जैसे इन्होंने बैन किया और उसके लेके एक हंगामा, इतना बड़ा कांड हो गया जिसमें 20 लोग मारे गए और बड़ा अस्थिरता वहाँ पैदा हो गई है सरकार परिवर्तन की। लेकिन उन 16 साल कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा की सरकार में जो कुछ हुआ उससे जनता रुष्ट हो गई। उसको लगा कि यहाँ चोरी, गुंडागर्दी, घुसपैठ और डेमोग्राफी में चेंजेज होते चले जा रहे हैं, ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। इससे अच्छे थी जो राजाशाही थी वो थी, हमें राजाशाही चाहिए, हमें यहाँ हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये मुद्दा उठ गया। अब इस मुद्दे को लेके जो उठाने वाले थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, उनको युवाओं का भी साथ मिल गया, युवाओं को उनको साथ मिल गया और इस बैन पे इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन अब वहाँ युवाओं के साथ जो राजनीतिक पार्टी हैं, जो शाही शासन चाहती हैं, वो कोई जो चाइना की विचारधारा की ओली सरकार है उसको गिराना वो उचित समझती हैं। ये है वहाँ की आज की व्यवस्था। इसीलिए अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि भारत की राजनीति इसमें कहाँ है, भारत की राजनीति, विदेश नीति क्या कर रही है, इस पे स्पष्टता होनी चाहिए। भारत को समर्थन किसको दें, प्रजातंत्र सरकार को या राजशाही सरकार को? राजशाही वहाँ है लेकिन वो एक तरीके से सम्मान के लिए, तो सम्मान के लिए चाहिए तो वो तो चल रही है। लेकिन अगर उनके नियमों की, उनकी कठोरता की, उनकी कट्टरता को लागू कराना है तो प्रजातंत्र और राजशाही दोनों मिला के चुन के अगर भारत चले तो इसकी विदेश नीति आज के समय में नेपाल में बहुत ही सफल होगी। माओवाद वहाँ डाउन जाएगा, क्यों? माओवाद से लोग उब चुके हैं। वहाँ की व्यवस्था देख, वहाँ एम्प्लॉयमेंट देख और देशों के बीच में कड़वाहट देखकर लोग वहाँ से भागते जा रहे हैं और चाइना के खिलाफ होते जा रहे हैं। लेकिन उसको इनकैश करने का यही समय है कि सरकार कैसे अपनी व्यवस्थाओं के बना के इन दो विचारधाराओं के बीच में घुसकर अपना एक अच्छा इस्टेब्लिशमेंट वहाँ दे सके, ये सोचने की बात है। नमस्कार, धन्यवाद।